हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। आज तक मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं आपको, सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाली है। अगर आप यूपी टेट, सी टेट और ईट केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन जिनमें सीडीपी आती है, उन एग्जाम्स के लिए आप इजिली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं सी टेट और यूपी टेट की अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजिली हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। हम आपके सारे डाउट्स को प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आपका सेशन जो है, आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है अगर आप सही से पढ़ेंगे। मैं कहता हूं ना कि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से थोड़ा एनालिसिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक मैं तैयारी को मैं कैसे घोल के पिला दूंगा, है ना। तो चलते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर आप क्लास अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। ये कोई कहने की बात है नहीं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा, है ना। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रॉपर बार बार सीटेट में रिपीट होते हैं, है ना। और इससे पहले की जो हमारी सीडीपी की प्लेलिस्ट है, वहां पे हमने 47 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतर हो जाए और आप अच्छा खासा स्कोर कर सको सीटेट में, है ना। यूपीटेट एग्जाम की बात करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे है यूपीटेट एग्जाम की डेट आ चुकी है और सीटेट की बात करें तो सीटेट जो है दिसंबर में हो जाएगा, उसके लिए भी जस्ट नोटिफिकेशन आउट होने वाला है ना। तो तैयारी आप अभी से कीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है, होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और मैं क्वेश्चंस को का दायरा जो है उस तरीके से पेश करूंगा या उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। रूट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या बात है, एक्चुअली क्वेश्चन है क्या, है ना। उस तरीके समझेंगे, ऐसा नहीं कि बस ऑप्शन ऑप्शन रट लिया काम चल गया, है ना। पढ़ना है तो थोड़ा मजे से पढ़ो यार मेरे, और बेहतर तरीके से पढ़ोगे। सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी जहां पे बच्चा एक्टिव हो आप वहां पे जाना, 99.9% ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंसीडर्स, यानी कह रहे हैं कि प्रगतिशील क्लासरूम जो होती है, एक प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, कह रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी जा रही है, यानी ऐसी शिक्षा जो अच्छी है, क्रिएटिविटी वाली एजुकेशन है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है कि वो शिक्षा जो है किस बात को कंसीडर करती है, यानी कैसी क्या बात है उसके बारे में बताइएगा। यानी यहाँ पे आपसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, जहां पे बच्चे जो होते हैं एक्टिवली सीखते हैं, बढ़िया सीखते हैं, उनकी लर्निंग अच्छे से होती है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। बिल्कुल 100% सही बात है कि सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, यानी बच्चे जहां पे एक्टिव हो वो ऑप्शन मैंने पहले बोला अच्छा होगा। और यहाँ पे पहले भी बोल रहे हैं कि शिक्षा जो होती है वो ज्ञान का सृजन करती है। क्या करती है? एजुकेशन के माध्यम से बच्चा एक परिपूर्ण रूप से निखरता है, यानी उसके अंदर क्वालिटी जो है वो एजुकेशन के थ्रू आती है, सीखता है चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्लासरूम में जो पढ़ते हो वही एजुकेशन है। आप किसी भी व्यक्ति से जो भी आप सीखते हो अच्छा, वो एक लर्निंग है, वो आप सीखना उसे कहते हैं, है ना। तो शिक्षा जो होती है वो ज्ञान का सृजन करती है, क्या करती है? आपको एक्टिव प्रतिभागी मानती है उस चीज में, है ना। तो ये पॉइंट हमारे लिए बढ़िया है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत रूप में मानती है, यानी शिक्षा जो होती है केवल अध्यापकों पर ही लागू होती है, केवल अध्यापकों को ही आती है? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर्वाधिक रूप से प्रमुख स्रोत होते हैं। केवल अध्यापकों के थ्रू ही नहीं, आप दुनिया की तमाम चीजों से सीख सकते हो, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा के स्रोत जो है केवल अभिभावक है। ऐसा कभी हो सकता है? मतलब आप अपने नेचर से भी सीखते हो, दुनिया भर के जो भी इंसान है उनसे भी आप सीख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप स्कूल में अध्यापकों से ही सीखो, है ना। तो ये बात तो गलत हो गई यार मेरे। देखो, विद्यार्थियों को ज्ञान की निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। निष्क्रिय क्यों होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। बच्चे एक्टिव होंगे, निष्क्रिय थोड़ी ना होंगे, है ना। पाठ्य पुस्तकों, केवल पाठ्य पुस्तकों को ही से ही रटाते रहो। केवल जो शिक्षा है वो केवल पाठ्यक्रमों पर ही निर्भर थोड़ी ना होती है, केवल किताबों पे ही निर्भर थोड़ी ना है ना। तो वही चीजें हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जहां पे शिक्षा जो है वो ज्ञान का सृजन करती है। क्या करती है? ज्ञान का सृजन करती है, जहां बच्चे जो होते हैं सक्रिय प्रतिभागी होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखते हैं, स्क्रीनशॉट मारते रहना अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप जवाब दे पाओगे। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि टू इनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स वैगोस्की एडवोकेटेड फॉर, यानी लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए
लेव वैगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है, यानी यहां पे पूछा गया है वैगोस्की के बारे में। किसके बारे में? वैगोस्की के बारे में बोला गया है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास, यानी जो उनके दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, उनके सोचने समझने तर्क करने की जो चीजें हैं, उनको बढ़ाने के लिए लेव वैगोस्की ने क्या कहा है। वैगोस्की की बात करें तो ये एक रचनाकार है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, जिन्होंने कल्चरल टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है, यानी समाज को बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है कि बच्चा जो होता है आपस में अंतः क्रिया करके सीखता है। क्लियर ये बात? तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बच्चों का संज्ञान यानी उनके सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, उसके लिए वैगोस्की ने क्या कहा है। क्या वैगोस्की ने व्याख्यान करने के लिए कहा है कि आप दिन भर व्याख्यान करते रहो बच्चों के सामने, हैं? उद्दीपन प्रतिक्रिया के बारे में इन्होंने बताया नहीं, अनुकूलन के बारे में इन्होंने नहीं बताया, निष्क्रिय तो होता है नहीं, सक्रिय होता है। समर्थित अधिगम लिखा हुआ है। समर्थित अधिगम का मतलब है कि वैगोस्की की थ्योरी में बोला गया है कि बच्चे जहां पे अटक रहे हो, अगर बच्चा अपना पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आ रही है, तो अगर आपने थोड़ी सी उससे मदद कर दी है तो उसे बोलते हैं मचान। क्या बोलते हैं? मचान, ढांचा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या मदद बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, है ना। ये वैगोस्की के बारे में बताया गया है कि समर्थित अधिगम यानी आपके समर्थन से बच्चा सीख रहा है ना। अगर आप थोड़ा सा उसका समर्थन कर रहे हो तो वहां पे बच्चा जो है उसका संज्ञान अच्छा होगा, सोचने समझने की अच्छी बुद्धि होगी। यानी अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है स्कूल में या कहीं पे कोई लॉजिक दिया गया जहां पे बच्चा थोड़ा सा अटक रहा है, अगर आपने थोड़ी सी भी उसको हेल्प दे दी तो वो अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाएगा। ऐसे में क्या कहा जाएगा? ऐसे में वही बात कही गई ना, अगर आप थोड़ी सी मदद करोगे तो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाएगा। अब वैगोस्की की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या मचान या ढांचा या सपोर्ट या मदद बोलते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए पढ़िए और इसका जवाब आप ही देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए पढ़िए फटाक से और होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या फटाक से, होपफुली आपने बता पाया होगा कौन सा होगा। ABC कमेंट करिएगा फटाक से, देखते हैं कौन सा होगा। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ स्कैफोल्डिंग द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर स्टक ऑन ए प्रॉब्लम। यानी यहां पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे, यानी इनमें से कौन सा ऐसा उपागम है, कौन सा ऐसा रास्ता है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे इसका फोल्डिंग स्टूडेंट यानी बच्चों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, मतलब बच्चों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है। लिखा हुआ है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल, क्या लिखा हुआ, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल प्रश्न का सॉरी फॉर दैट प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं, यानी उन्हें कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है, देखो उससे रिलेट कर रहा है, पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है। लिखा हुआ है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा होता है, यानी अच्छा वे, इफेक्टिव वे कौन सा है बच्चों के स्कैफोल्डिंग के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, सीधे सीधे उत्तर बता दो, हैं ऐसे मैं चाहूं तो मैं समझाने की क्या जरूरत, डायरेक्ट मैं उत्तर बता दूं आपको। गलत उत्तर देने के दंड देना, दंड तो आपको देना ही नहीं, आपको बच्चों का सुनना है, बच्चों की मतलब बात को सुनना है एटलीस्ट, क्योंकि वो कह के आ रहे हैं। अगर आप बच्चों की बात को सुनोगे और उनकी बातों को समझोगे तो हो सकता है बच्चा सही भी कह रहा हो, है उनको दंड नहीं देना है कि भाई तुम तो बोल ही नहीं सकते क्लास में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा जटिल क्यों बनाओगे, है सरल बनाओगे, कठिनता थोड़ी ना लानी चीजों में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, यानी आंशिक रूप से हल का मतलब होता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को आधा सॉल्व कर दिया है तो बच्चा आप पूरा कर लेगा, मतलब थोड़ी मदद दीजिए, आधी मदद दे दीजिए, हाफ मदद दे दीजिएगा उसको, ताकि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को समझ जाए और कर पाए, है ना। इसका फोल्डिंग करने का तरीका यही है कि अगर आपने थोड़ी सी मदद कर दी, बच्चे को समझा दिया, तो बच्चा अपनी चीज में महारत हासिल कर लेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अगर इनके आपको टॉपिक्स चाहिए हो, मतलब इन सारे क्वेश्चंस के अगर आपको टॉपिक चाहिए हो तो आप पुरानी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, सीडीपी पे चैनल पे जाइएगा, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक बाय टॉपिक। और उस वाली प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है, टॉपिक के साथ में क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पे जाइएगा, और केवल मॉक लगाने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में रहिएगा। वैसे भी ये हमारा 24 वाला मॉक टेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आर्यन डायरेक्ट्स मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस टू फुलफिल
लिखा हुआ है फुलफिल हिज ड्यूटीज एज पर स्कूल्स प्रियम्बल, यानी आर्यन जो है वो एक टीचर हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल यानी पूरी तरीके से निभा रहे हैं, बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। मतलब आर्यन जो है वो स्कूल में एक टीचर है और जो सारी ड्यूटीज को एकदम बढ़िया तरीके से प्रियम्बल में जो लिखा होता है रूल रेगुलेशन के थ्रू उसी के अनुसार चला रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि एट विच लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग आर्यन इट इज एट प्रेजेंट, लिखा हुआ है कि आर्यन अपने उत्तराधिकारियों उत्तरदायित्व सॉरी फॉर दैट, लिखा हुआ है कि आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार यानी विद्यालय के जो रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार निर्देशित करता है। क्लियर, होपफुली आप समझ गए होंगे। यानी आर्यन एक टीचर है जो स्कूल के संविधान के अकॉर्डिंग यानी स्कूल के प्रियम्बल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, है ना, ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं। इस समय आर्यन नैतिक तार्किक, लिखा हुआ है नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर हैं। चलिए, क्या ये पूर्व परंपरागत हैं या परंपरागत हैं, उत्तर परंपरागत है या अमूर्त परंपरागत है, बताइएगा। देखो, जब क्या होता है कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम होता है तो वो होता है परंपरागत। क्या होता है, परंपरागत होता है कि आप जो है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीजों को हैंडल कर रहे हो, है ना, तो वो होता है परंपरागत। क्या होता है, परंपरागत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये तो हो गया ना, समर्थित अधिगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा। लिखा हुआ है जीन प्याजे गिव इंपॉर्टेंस, यानी जो जीन प्याजे हैं साइंटिस्ट हैं, ये भी एक रचनाकार हैं जिन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। अगर हम बात करें जीन प्याजे की तो ये भी एक रचनाकार है जिन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है और प्याजे जो हैं उन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई। तो इसी की बात यहाँ पे करें कि वैगोस्की ने किस बात को इंपॉर्टेंस दी है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने के माध्यम में, यानी अधिगम की प्रक्रियाओं में वैगोस्की जो सारी प्याजे हैं उन्होंने क्या बात कही है बताएंगे। फटाक से कमेंट करिए कि जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रियाओं में यानी सीखने की प्रक्रियाओं में किस बात को महत्व दिया हुआ है। क्या ये जैविकीय परिपक्वता हो सकती है, अध्यापक का व्यक्तित्व, देखो अध्यापक का व्यक्तित्व वगैरह ये सामाजिक चीजें हैं, ये आती हैं वैगोस्की के अकॉर्डिंग। पुरस्कार दंड तो आपको बिल्कुल नहीं देना। निजी वाक प्राइवेट स्पीच के बारे में वैगोस्की जी कहते हैं, वैगोस्की ने बताया हुआ है प्राइवेट स्पीच के बारे में कि अगर आप खुद से बात करते हैं तो एक डिसीजन ले पाते हैं, है ना। तो इन्होंने इनके बारे में बात की तो इन्होंने जैविकीय परिपक्वता के बारे में, ये रिलेटेड है हेरिडिटी से यानी आनुवंशिकता से रिलेटेड है और इसी के बारे में वैगोस्की ने बताया हुआ है और इसी को वैगोस्की ने इंपॉर्टेंस दी हुई है बहुत सारी। क्लियर, तो आनुवंशिकता के बारे में वैगोस्की ने बताया हुआ है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात कही गई है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को, ये भी जीन प्याजे से रिलेटेड है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है, यानी बच्चों के अंदर जब लॉजिक आ जाता है, यानी बच्चे जो होते हैं अच्छे तरीके से चिंतन करने लगते हैं। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज चिल्ड्रंस थिंकिंग बिकम साइंटिफिक, यानी लिखा हुआ है कि बच्चे जो होते हैं किस स्टेज में साइंटिफिक तरीके से चिंतन करने लगते हैं, यानी बढ़िया तरीके से क्रिएटिविटी के साथ में चिंतन करने लगते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे कमेंट करके फटाक से। बताइए फटाक से कमेंट करके कि आंसर क्या होगा इसका। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे कि जो है होपफुली आप जवाब दे पाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जो है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन जो होता है वो वैज्ञानिक हो जाता है। देखो अगर हम बात करें संवेदी गामक की तो ये जो होती है जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो होती है संवेदी गामक। पूर्व संक्रियात्मक जो होती है 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है ये पूर्व संक्रियात्मक होती है और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक और 11 से जो अबव होती है वो हमारी होती है कौन सी, औपचारिक यानी फॉर्मल होती, कौन सी, फॉर्मल होती है। लेकिन यहां पे पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है कौन सी स्टेज होगी जहां पे बच्चे जो होंगे तर्क चिंतन वगैरह करने लगते हैं, यानी रीजन बच्चों के अंदर आ जाता है, साइंटिफिक तरीके से चिंतन करते हैं, सोचने समझने लगते हैं। तो ये जन्म से 2 वर्ष ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है औपचारिक में, यानी 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर लॉजिक आ जाता है। अब क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन आ जाता है कि जो उनके सामने भी नहीं है उसके बारे में भी वो सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। तो वो होता है फॉर्मल में, औपचारिक में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात करी। देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतर बात करी गई है और होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। लिखा हुआ है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास कैसा है, बताओ।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेफेलोकार्डन की बात करेंगे, यानी सेफेलोकैंडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विकास का कह रहे हैं कि विकास का शीर्षगामी, सेफेलोकैंडल की बात करें, विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। मैं यहाँ पे क्या ही समझाऊं आपको पता हो गया, इस वर्ड के माध्यम से इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि सेफेलोकैंडल प्रिंसिपल में क्या होता है, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले बच्चा जो है अपना सिर संभालता है, बाद में अपनी गर्दन को संभालता है, अदर पार्ट्स को संभालने लगता है, पहले अपने सिर को संभालता है, यानी विकास जो होता है वो सिर से पांव की ओर होता है। इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, एकदम इजी है, ये तो 100 टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन सीटेट में। क्लियर इतनी बात, सीटेट की कर रहे हो चाहे यूपीटेट की, दोनों के लिए सेम ही सीडीपी पढ़ा रहा हूं, दोनों के लिए आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। अब यहाँ पे स्किल की बात करी गई कि फाइन मोटर स्किल क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है। देखो अगर हम बात करें, लिखा हुआ है सूक्ष्म गत्यात्मक, यानी एक होती क्या नाम फाइन मोटर और एक होती है ग्रॉस मोटर। देखो मैं दोनों बता दूं आपको फर्क क्या है। देखो फाइन मोटर का मतलब होता है जब आप छोटी मांसपेशियों का यूज करते हो, यानी उंगली फिंगर्स का, इन चीजों का यूज करते हो, फिंगर्स के माध्यम काम करते हो, यानी अगर आप छोटी मांसपेशियों का यूज करके कुछ कर रहे हो तो वो फाइन मोटर स्किल होती है। लेकिन अगर आप बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हो, लाइक अगर तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो ना, तो अगर आप रनिंग कर रहे हो तो ये चीजें जहां पे आप बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हो तो वहां पे होता है मोटर, यानी ग्रॉस मोटर स्किल होती है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे हमसे फाइन का पूछा गया तो समझ जाओ, सड़क पर दौड़ना। अब बताओ सड़क पर जब आप दौड़ रहे हो तो आप बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हो, पैरों का यूज कर रहे हो, तो ये है नहीं फाइन मोटर, नहीं तो ग्रॉस मोटर है। नदी में तैरना, स्विमिंग जो है आप पूरी बॉडी का यूज करते हो वहां पे, है ना, तो वो कैसा है, बड़ी मांसपेशी का यूज कर रहे हो, ये भी नहीं यहाँ पे है, ये भी ग्रॉस मोटर में जाएगा। धागे में मोती पिरोना, फुटबॉल को लात मारना, यहाँ पे भी बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हो। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया कि धागे में मोती पिरोना, अगर आप धागे में मोती पिरो रहे हो तो आप उंगलियों का यूज कर रहे हो, फिंगर्स का, छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हो, और जहां पे आप छोटी मांसपेशियों का यूज करते हो वो होती है फाइन मोटर स्किल। क्लियर, चलो समझते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है। चलो पढ़ो जरा और बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात करी जा रही है। लिखा हुआ है कि when children experience that emotions of their learning is likely to be influenced positively, यानी बच्चे जो होते हैं क्या फील करते हैं जब उनकी लर्निंग अच्छे से हो जाए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है किस भावना को बच्चे महसूस करते हैं, उनके इमोशंस कैसे होने चाहिए जहां पे लर्निंग जो है वो पॉजिटिव हो। बहुत गर्मी है यार मेरे। देखो लिखा हुआ है कि जब बच्चे की भावना, मतलब बच्चे की भावना कैसी हो, कैसा वो अनुभव करें जब उनकी लर्निंग जो है उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। बताओ जब बच्चे शर्म की भावना का महसूस करें, भय होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, अपमान, बताओ कि जब शर्म आएगी तो वो पॉजिटिव होगा, बताओ बिल्कुल गलत बात है। आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, इतनी समझ तो आपके अंदर होगी, है ना। भय होगा, डर होगा तो बच्चा ओपन एंडेड काम ही नहीं कर पाएगा, अपनी बात को नहीं कह पाएगा, है ना। अपमान करोगे तो कहां से काम करेगा पॉजिटिव। अगर बच्चा खुश है, अच्छा है, मजेदार तरीके से एक्टिवली पढ़ रहा है तो बच्चे की संभावना है कि उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी तरीके से वो पढ़ाई भी कर पाएगा। और इसी की बात यहाँ पे करेंगे कि अगर बच्चा खुशी से सीख रहा है तो उसकी लर्निंग बढ़िया होगी, उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है। अगर आप खुशी की भावना का अनुभव करते हैं तो आपका मन भी लगता है और आप पॉजिटिव भी होते हैं और पॉजिटिविटी को फील करते हैं। क्लियर, चलें अभी नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। थोड़ी सी बबलिंग हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से आ रही है यार, मैं इतना बोलते बोलते मैं भी कहीं कहीं पे अटक जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ये भी होता है थोड़ा बहुत। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फैसिलिटेटेड बाय, यानी इन्होंने लिखा हुआ है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरीके से उसका समाधान किया जाए, बताओ। लिखा हुआ है प्रतिक्रियात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, है ऐसा क्यों बार बार होनी चाहिए, रिपीट, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करना। अभिसरण सोच को अभिसारी सोच, अभिसारी सोच क्यों होंगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। एक ही बात में आप अटक जाओगे बार बार, मतलब इसका मतलब है अभिसारी का मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, कन्वर्जेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जहां पे बच्चा कई दिशाओं में सोच सके। देखो कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर दिन भर कार्य करते रहो, जो लिखा है पढ़ाई या किताबी ज्ञान जो चल रहा है उनको दिन भर लिखते रहो, काम अच्छा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। देखो हमारे पास लिखा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समस्या समाधान को कैसे सरल बनाया जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सहज अनुमान को बढ़ावा देकर, ये डिफरेंट टाइप से आप इमेजिन करिए कि हम किस तरीके से इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। मतलब आप जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाइए कि एक प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन हम 1000 निकाल के रखें आपके सामने कि इस तरीके से नहीं हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं हम इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। कई तरीके होने चाहिए, एक चीज को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं और एक चीज को बताने के हजारों सैकड़ों तरीके हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। चलो
बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात करी गई, यहां पर भी लिखा हुआ है संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने, यानी जहां पे डिस्कस हो रहा हो, डिबेट हो रही हो, आपस में कोलैबोरेशन डिस्कशन हो रहा हो, ऐसे में कह रहे हैं कि जो है संवाद व चर्चा के दौरान, यानी जब चर्चा और संवाद में डिस्कशन वगैरह हो रहा हो उसके बीच सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाना, यानी उन जब डिस्कशन हो रहा हो, डिबेट हो रहा हो, आपस में बातचीत हो रही हो, उस टाइम पे अनुमान लगाना कैसा हो सकता है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, क्या होगा, क्या को हतोत्साहित करना चाहिए। यानी अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो और बच्चा है या कोई भी है अपनी राय को देना चाहता है तो उसकी बात को आप सुनोगे, है ना, उसको हतोत्साहित थोड़ी ना करो कि भाई मैं तो आपकी बात नहीं सुनूंगा, है ना, आप ऐसा बोलोगे क्या, बताओ, मतलब आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अपनी बात को ही रखो मत, सामने वाले की बात भी सुनो भाई ना। लिखा हुआ है कि अवहेलना, क्यों अवहेलना करोगे, उसकी बात भी सुनो, है, दंडित क्यों करोगे, उसे सुसाधित करना चाहिए, यानी उस बात पे भी डिस्कशन करना चाहिए कि बात क्या सामने वाला कह रहा है, हो सकता है वो कई हदों तक सही भी कह रहा हो, है ना, यानी सामने वाले का परिप्रेक्ष्य भी सुनिए, उसके बाद में आप राय दीजिए। क्लियर। अभी चले नेक्स्ट पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल आज को 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि हाउ शुड मिडिल स्कूल टीचर्स, यानी यहाँ पे क्या बात बोल रही हैं कि मध्य विद्यालय के शिक्षकों को, लिखा हुआ है टीचर्स डील विद अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए, यानी बच्चों के अंदर जो बेकार की चीजें चल रही, भ्रांतियां चल रही हैं, ये क्या नाम उसको बोल सकते हैं, रूढ़िवादिताएं चल रही हैं या स्टीरियोटाइपिंग चल रही है, तो उन चीजों को कैसे खत्म किया जाए। यानी एक मध्य विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो मान लीजिए क्लासरूम में डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो बेकार चीजें भ्रांतियां फैली पड़ी हैं उनको किस तरीके से खत्म किया जाए, है ना। बताओ ऑप्शन क्या होगा इसका, कमेंट करिए कि ऑप्शन कौन सा होगा। लिखा हो उन्हें अनदेखा कर, मैंने पहले बता दिया कि बच्चे से जो आया हुआ है, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसको सुनिए एटलीस्ट, आप बिल्कुल उसको इग्नोर क्यों करोगे, हैं सजा देना तो बिल्कुल, आपको पता है कि WHO और IDP ने साफ मना रखा है कि आप बच्चों को मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, मारपीट उनको सकते ही नहीं, ये बिल्कुल क्या नाम इसके अलग डिफरेंट है, मतलब मार सकते ही नहीं, विरोध करेगा फिर इन चीजों का, है आप एक्शन भी लिया जा सकता है। लिखा हुआ है उन्हें इनाम देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, उनको इनाम वगैरह इन चीजों की बात नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन की बात मत कराओ ताकि बच्चा हतोत्साहित ना हो, जीतने वाला खुश होगा और हारने वाला चुपचाप बैठ जाएगा कि मैं तो हार गया यार, है उन्हें संबोधित करके, यानी उनकी बातों पर भी क्या करना चाहिए, संबोधन, यानी उसकी बात, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ताकि वही देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, ताकि मैंने दोनों साथ में रखे हैं ताकि आप अच्छे समझ जाओ, है ना, कि अगर मैं देखो इन दोनों क्वेश्चन का मतलब केवल ये था कि अगर सामने वाले की बात आ रही है तो उसका परिप्रेक्ष्य भी आप सुन लीजिए, है ना, तो हो सकता है वो भी सही हो, है ना, आकलन करिए पहले बच्चे, आप मान लीजिए आजकल की लर्निंग तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है, फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के टीचर को संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चे का दायरा कहां तक है, वो कहां तक सीख चुका है, या सीखने की कहां तक उसके अंदर क्षमता है, पता चले आप लेक्चर दिए जा रहे हो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बनना आपको, आप बच्चों का सुनिए तो बच्चे कहना क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। आप क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग थापते हो कि यार मैं तो ऐसे टीचर हूं, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप बच्चे की राय सुनिए, वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि बच्चे की राय सुनिए, उसको संबोधित करिए, समझिए, हो सकता है वो सही कह रहा हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन पढ़ो जरा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो आप जवाब दे ही पाओगे, और आज है 15 अगस्त, 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए क्वेश्चन लास्ट रह गया तो इसका भी सुन लो, इसको देखते हैं इसमें क्या बात बोली गई 13th में। चलो बताओ आंसर क्या होगा इसका। देखो 13 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल, लिखा हुआ है विल नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी यहां पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देती है, यानी ऐसी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे बच्चे सोचे ही ना, है ना, डिफरेंट टाइप से दिमाग लगा ही ना पाए, उनकी समझ को विकसित हो ही ना। हमसे पूछा गया निगेटिव पॉइंट कि गलत कौन सा है, देखते हैं सही वाले ढूंढ लीजिएगा, गलत अपने आप मिल जाएगा हमें। चलो बताओ ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, देखो गलत पूछा गया हमसे है कि अंडरस्टैंडिंग कहां पे गलत होगी, यानी अंडरस्टैंडिंग हो ही ना पहली बात। देखो छात्रों को बैकबोर्ड से जो के तो ब्लैक बोर्ड लिख दीजिए, यार मेरे क्या लिखते हो भाई, मेरे थोड़ा समझ के बनाया करो पीपीटी, हैं मेरा भी दिमाग खराब कि मैं क्या लिख रहा हूं, ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्रों को ब्लैक बोर्ड से ज्यों के त्यों उत्तर कॉपी के लिए नोट करने के लिए कहना। मतलब टीचर आया और क्लासरूम में उसने बोर्ड पे लिखा और छात्रों ने वैसे नोट कर लिया, डिस्कशन कुछ हुआ ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे लर्निंग अच्छी हो रही? आप खुद समझो कि आके छपा के चले जाओगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, है ना। तो गलत बात ये आया और गलत है जो वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत गया है। फिर भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी को अवधारणाएं समझाने के लिए कहना। ठीक बात है कि बच्चा अगर आपस में समझ रहा है, अगर आपस में डिस्कस करके अपने दोस्तों यारों से समझ रहा है तो वहां पे बच्चा एक्टिव होगा, है ना। तो ये बात सही है। देखो विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना। यानी जो भी आपने क्लासरूम में डिस्कशन करा रहे हो, जो भी आप टॉपिक दे रहे हो, उसके बारे में बच्चों के लिए भी आप सोचने के लिए कह रहे हो कि तुम भी बताओ कि यार हमारी जगह पे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पानी की समस्या उसको कैसे दूर किया जाए। ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो जहाँ पे बच्चा डिफरेंट टाइप से सोचे। क्लियर? वो एक शब्द में आंसर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। यानी उनके जो पुरानी इंफॉर्मेशन उनके पास है, जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड कर रहे हो, है ना। मतलब जो बच्चों को पहले पता है, मान ली क्लास 9th में बच्चा है, फिर क्लास 10th में जाएगा, तो 9th के अकॉर्डिंग ही बच्चों को समझाओगे, है ना। मतलब 10th में गया है तो इंटरकनेक्टेड ही होगा, समझ रहे हो। पुरानी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही नई नॉलेज बिल्ड होती है। देखो तो हमारे पास ये भी सही है, लेकिन हमारे पास गलत कौन सा था कि ज्यों का तो नोट कर देना, जो टीचर पढ़ा गया बोर्ड पे लिख दो ऐसे, है ना। जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज है 15 अगस्त और सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत। फिलहाल के लिए मुझे इतना बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपको डाउट रह गया कमेंट में। हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत रह गई। अपना नाम लिखिएगा, नाम तो आ ही जाएगा आपकी आईडी पे। फिलहाल के लिए आपका नाम भी ले लूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम। बस आप कमेंट करिए कि आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। होपफुली मुझे लगता है सेशन अच्छा लगा ही होगा। सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जस्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। सीटेड यूपीटेड जल्दी क्लियर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वैकेंसी जब भी आएगी आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी एलटी ग्रेड वाली निकली है, उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। क्लियर? चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई आसार उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से और होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। जहां पे डाउट हो कमेंट करो। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।